तो आज का अपना सेशन पॉलिटी जीके में आपात उपबंध आ चुका है और इसमें हम देखने वाले हैं कुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। और डिटेल आंसर के साथ देखेंगे। सभी परीक्षाओं में पूछे गए ये प्रश्न हैं, ठीक। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो एग्ज़ाम है वह यूपी से संबंधित जो एग्ज़ाम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बट आपको पता है पॉलिटी जीके का महत्व क्या है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आज हम जो है आपात उपबंध देखेंगे और इसके बाद जो है संविधान संशोधन से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे, ठीक। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो, ठीक। तो आपात उपबंध, ठीक। इसके पहले के जितने सेशन हैं वो लाइव क्लासेस में थे, उनको आप ज़रूर जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। पहला प्रश्न आता है आज का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं तो जो आपात उपबंध है वो 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। एक आता है अनुच्छेद 352 में आता है, एक अनुच्छेद 356 में आता है, एक जो आपात है वह अनुच्छेद 360 में आता है। ये जो 352 वाला है ये राष्ट्रीय होता है, यानी कि केंद्र में लगता है। ये जो 356 वाला है ये जो है राज्य में लगता है, एज राष्ट्रपति शासन आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि राज्य में शासन जो है अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और ये जो 360 नंबर का अनुच्छेद है ये वित्तीय आपात है, ठीक है। वित्तीय आपात है, यह राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है वित्तीय आपात। तो ये 3 प्रकार के आपात हैं और वित्तीय आपात जो है अभी तक जो है लागू नहीं हुआ है भारत में। और बात करते हैं यहाँ पर जो है जो 356 अनुच्छेद है, ठीक है, यानी कि राज्यीय आपात सबसे अधिक जो लगने वाला आपात है राज्यीय आपातकाल है। और सबसे अधिक कहाँ लगा था, तो हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में लगा है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और सबसे पहले कहाँ लगा था, तो हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले जब लगा था वह जो है पंजाब में लगा था। कहाँ पर? तो पंजाब में लगा था, ठीक। अब यहाँ पर यदि बात करते हैं, ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपके आपात उपबंध हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि केंद्र वाला, ठीक है, सेंट्रल जो इमरजेंसी है वह अनुच्छेद 352 में आती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम सही उत्तर है, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय आपात है क्यों लगता है, यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध से, बाह्य आक्रमण से या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। और ये जो अनुच्छेद 356 है इसके तहत जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार है किसके पास है। तो आपातकाल कौन घोषित कर सकता है, अभी हम लोगों ने जाना राष्ट्रपति। तो जो ऑप्शन ए है एकदम सही उत्तर है, ठीक है। और कितने प्रकार के आपात काल हैं, तो आप कहेंगे 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रीय है, राज्यीय है और वित्तीय आपातकाल है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। पहला प्रश्न ही था कि 352 किससे संबंधित है, ठीक है। हम लोगों ने उसमें जाना कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है वह अनुच्छेद 352 में ही दी गई है या देखने को मिलती है। तो जो ऑप्शन डी है आपका सही उत्तर है। और यह जो है बात करते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 356 आपको पता ही चल गया है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। वित्तीय आपातकाल जो होता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है, ठीक।
चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का जो उल्लेख है कहाँ किया गया है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद जो 360 है इसमें वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है। तो अनुच्छेद जो 360 ऑप्शन बी है एकदम सही उत्तर है। ठीक है, अगला यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसको हम देखें तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का जो अधिकार है किसके पास है। तो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा है, इसको जो हटाने का अधिकार है वह जो है किसके पास है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य में, ये राज्यपाल के द्वारा जो है एज अ सलाह दी जाती है या जो है कहा जाता है कि इस राज्य में जो है सही से, ठीक है, या सही तरीके से जो है शासन नहीं हो पा रहा है। तो क्या करता है, जो राष्ट्रपति होता है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। इसको हटाने का जो अधिकार है राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है, लागू करने का तो है कि हम लागू करवा दे रहे हैं या कर देंगे, ठीक है, लेकिन हटाने का जो अधिकार है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। यहाँ पर बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा निरस्त किया जा सकता है और इसके लिए संसद की स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है, इसके अंतर्गत जब किसी राज्य में प्रशासन संविधान के अनुसार न चलाया जा रहा हो, ठीक है, जो शासन प्रशासन है वो संविधान के अनुसार न चल पा रहा हो, तो अथवा उस राज्य के किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न प्राप्त हो या सभी दल गठबंधन बनाकर भी सरकार न बना पा रहे हों, तो ऐसी स्थिति में उस राज्यपाल, ठीक है, उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं इनके परामर्श से राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से जो है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। तो राज्यों में यदि राष्ट्रपति शासन लगाना है तो हम जो है किसका प्रयोग करेंगे, तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट आ जाता है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है। अनुच्छेद 356 का प्रथम बार प्रयोग जो है पंजाब के पेप्सू विधानसभा, ठीक है, पंजाब के पेप्सू विधानसभा 1951 में जो है किया गया था। पहली बार 356 का जो प्रयोग किया गया, लेकिन पहली बार किसी निर्वाचित सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन का जो प्रयोग है जुलाई 1959 में किया गया, केरल राज्य में। कहाँ पर? तो केरल राज्य में किया गया। सबसे ज़्यादा बार जो है राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में, कुल कितनी बार? तो 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन है वो पंजाब के पेप्सू विधानसभा में 1951 में लगाया गया था। उसके बाद यदि सरकार के खिलाफ जो राष्ट्रपति शासन है वो जुलाई 1959 में केरल राज्य में लगाया गया था। सबसे अधिक जो है राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश राज्य में लगाया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है 0 एकदम सही उत्तर है। भारत में अभी तक जो है किसी भी प्रकार का वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया जा चुका है। ठीक, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार है किसके पास है। तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, और यह अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के संविधान में एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति आपको कहाँ मिलेगा, तो जो अनुच्छेद 63 है इसमें उपराष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 75 के अनुसार एक प्रधानमंत्री होगा, यह अनुच्छेद 75 में दिया गया है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है। तो अनुच्छेद जो भाग है, ठीक है, संविधान
भारतीय संविधान का जो भाग 18 है, कौन सा है, भाग 18, ठीक है, 10 + 5 + 3, ठीक है। तो भाग जो 18 है, इसमें जो है जो आपातकालीन उपबंध या आपातकालीन प्रावधान किया गया है। और ये जो अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद जो है आपका यहाँ पर भाग 18 हो गया, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक। 3 प्रकार के आपात उपबंध हैं। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 352 अनुच्छेद में है। इसमें क्या होता है, युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो होता है 356 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर संवैधानिक तंत्र जो है विफल होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय अस्थायित्व या फिर साख को खतरा के आधार पर लगाया जाता है वित्तीय आपात। अगला प्रश्न है कि कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। एक तो राष्ट्रीय है, एक राज्यीय है, एक वित्तीय है, ये तीनों प्रकार के हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है PQR सभी एकदम सही उत्तर है। यदि हम आपातकाल की बात करते हैं, किस में दिया गया है, किस भाग में, किस अनुच्छेद में, तो संविधान का जो भाग 18 है इसमें आपात उपबंध है और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में दिया गया है आपातकालीन उपबंध, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति कितने दिनों के बाद समाप्त हो जाती है यदि सत्र के चलते उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो 1 महीने, कितने महीने, तो 1 महीने। अब यहाँ पर बात आती है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति जो है 1 माह बाद समाप्त हो जाती है यदि सत्र के चलते उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है। तो प्रारंभ में संसद द्वारा अनुमोदन की सीमा को जो है 2 माह थी, ठीक है, अनुमोदन की जो सीमा थी 2 माह थी, किंतु जो है 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे घटाकर जो है 1 माह कर दिया गया, ठीक है। तो यह जो था, ठीक है, अनुमोदन की जो सीमा थी वो कितनी थी, 2 माह की थी। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था, इसके तहत जो है, ठीक है, जो अनुमोदन की सीमा है वह जो है 1 माह कर दिया गया। एक बार संसद द्वारा अनुमोदित उद्घोषणा मात्र जो है 6 माह तक जो है प्रवर्तन में रहेगी, यानी कि 6 महीने तक काम करेगा। उसके बाद जो है आगे जारी रखने के लिए पुनः अनुमोदन आवश्यक होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की धारा 352(6) के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा किस प्रकार स्वीकृत किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बात आती है तो एक विशेष बहुमत जो उस प्रस्ताव के पक्ष में है वे उपस्थित सदस्यों का 2/3 हो और मतदान करे तथा उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत हिस्सा प्राप्त हो। तो उस स्थिति में जो है संविधान की धारा 352(6) के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत किया जाना होगा, ठीक। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसके तहत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। यहाँ पर बात की जाती है तो जो ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 353 तथा अनुच्छेद 354 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव जारी रहेगा। यहाँ पर जो है चलिए आगे देखते हैं। तो अनुच्छेद जो 358 है और 359 है, इसमें मूल अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव दिया गया है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो अनुच्छेद 19 द्वारा जो प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार हैं स्वतः निलंबित हो जाते हैं। जो अनुच्छेद 19 में दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, अब चाहे बोलने
रहने की हो, संघ बनाने की हो, कहीं आने जाने की हो, ठीक है, व्यापार करने की हो, ठीक, या फिर जो है कुछ भी स्वतंत्रता प्राप्त हो, उन सभी को क्या कर दिया जाता है, स्वतः ही वह निलंबित हो जाते हैं। यदि आपात की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई हो तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। यदि जो है आपात की उद्घोषणा जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई है तो वहाँ पर जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह निलंबित नहीं होता। सशस्त्र विद्रोह शब्द को जो है आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता का अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई है? तो 3 बार। कितनी बार? तो 3 बार। आज़ादी के बाद से भारत में जो है 3 बार आपातकाल लग चुका है। वह 3 बार कब है? तो चलिए हम लोग जानते हैं। अनुच्छेद 352 में जो है आपको पता ही है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह पूरे भारत या फिर किसी राज्य में, ठीक है, राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। वो 3 बार कब हैं? तो 26 अक्टूबर 1962 में जो है चीनी आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था? 1962 में 26 अक्टूबर को चीनी आक्रमण हुआ था, उसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है, एज अ राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आक्रमण के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो कितनी बार राष्ट्रपति शासन या फिर जो आपातकाल है वो लागू हुआ था? तो 3 बार। कितनी बार? तो 3 बार, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय गणराज्य में शब्द का तात्पर्य जो है संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है 356 जो है वह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, यानी कि किसी राज्य में आपातकाल लगना वह राष्ट्रपति शासन कहलाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका सही उत्तर है। और जो यहाँ पर राष्ट्रीय आपात है वह कहाँ है? तो अनुच्छेद 352 में है। जो राज्यीय आपात है वह अनुच्छेद 356 में है। जो वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360 में है, ठीक है। ये तीनों अनुच्छेद जो हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित हैं। और ये जो आपातकाल है जो संविधान का भाग 18 है उसमें इन आपातकालीन उपबंधों का जिक्र किया गया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? ठीक है, तो आपातकाल की जो प्रथम घोषणा है वो भी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आपात। कैसा आपात? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है सबसे पहले कब की गई थी? तो अभी हम लोगों ने जाना कि जो 26 अक्टूबर है, ठीक है, 26 अक्टूबर 1962 को यह जो है चीनी आक्रमण हुआ था भारत पर। उस दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रथम बार की गई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है एकदम सही हो जाता है। और ये जो पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था वह कब हुआ था? 1900, ठीक है, 1900 यहाँ पर 71 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था पाकिस्तानी जो आक्रमण था 3 दिसंबर 1971 को। तब भी जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। 1975 में जो है लगा था राष्ट्रीय आपातकाल, वो भी आंतरिक अशांति के कारण। चलिए
ये जो हमारा सेशन था किसका, राष्ट्रीय आपातकाल का, वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या, संविधान संशोधन एवं महत्वपूर्ण जो विवाद हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में, वो प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है, ठीक है, 79वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर बात करते हैं 79वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया गया था। 42वां संविधान संशोधन यह सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। किसको, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, इसको लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसने जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति को जो है क्या बनाया था, प्रभावी बनाया था। अगला प्रश्न है, पंचायत में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम सही उत्तर है। ठीक, यहाँ पर बात करते हैं तो भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9। ठीक है, क्या जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 का से लेकर अनुच्छेद 243 तक तथा जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, जो भारत के संविधान की अनुसूचियां हैं उनमें 11वीं जो अनुसूची है उसमें कुल कितने विषय हैं, ये प्रश्न पूछता है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 29 विषय। ठीक, इसमें जो है पंचायतों के गठन, पंचायतों के लिए निर्वाचन, महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, सदस्यों की योग्यताएं एवं अयोग्यताएं, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, पंचायतों के कार्यकाल और उनकी शक्तियों से संबंधित अन्य प्रावधान किए गए हैं। किसमें, तो जो अनुसूची 11 है और इसमें जो है कुल 29 विषय शामिल हैं। और 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसके तहत जो है क्या किया गया था, भाग 9 को जोड़ा गया था। ठीक, चलिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ पर जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था, कब का, 1988 का। इसके तहत जो है जो समय सीमा थी, ठीक है, यानी कि जो है मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष थी। ठीक है, इसके पहले, लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 इसने क्या कर दिया, जो मतदान की आयु 21 वर्ष थी उसको घटा के जो है कितना कर दिया, तो 18 वर्ष कर दिया। यानी कि जो है 18 वर्ष के यदि आप होते हैं तो आप मतदान कर सकते हैं। ठीक, इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखें तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल पर नया भाग जो है वो भाग कौन सा है, यहाँ पर 14A क्या है, तो 14A है, से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1976। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है एकदम सही उत्तर है।
42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण से संबंधित नया भाग 14A को जोड़ा गया। इसके तहत जो है अनुच्छेद 323A के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण एवं 323B के अंतर्गत अन्य मामलों के लिए अधिकरणों का प्रावधान किया गया। अधिकरण एक अर्धन्यायिक निकाय होते हैं जिसे प्रशासनिक या फिर कर संबंधी विवादों को हल करने के लिए स्थापित किया गया है। यह विवादों के अधिनिर्णयन, संघर्षरत पक्षों के बीच अधिकारों के निर्धारण, प्रशासनिक निर्णयन, किसी विद्यमान प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा जैसे विभिन्न कार्यों का निष्पादन करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की जो नियुक्ति है कौन करता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी है एकदम सही उत्तर है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और जो है इन्हें व्यवहार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया या फिर निलंबित भी किया जा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके मामले की जांच करने और उनके खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश करने के बाद ही राष्ट्रपति इन्हें हटाते या निलंबित करते हैं। इनका जो कार्यकाल है 4 वर्ष या फिर जो है 65 वर्ष की आयु के लिए होता है। किनका? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का। तो सतर्कता में आप जो है 4 अक्षर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो 4 देख पा रहे हैं, तो बस इतना आप जान लीजिए कि 4 वर्ष का ही इनका जो है कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष। ठीक, CVC की स्थापना जो है, ठीक है, जो CVC है यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसकी जो स्थापना है भारत सरकार द्वारा फरवरी 1964 में श्री के संथानम, ठीक है, समिति की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी। किसका? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो गठन है वह 1964 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा वनों, ठीक है, और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषयों का स्थानांतरण राज्य सूची से समवर्ती सूची में हुआ था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, 1976। तो भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषयों का स्थानांतरण राज्य सूची से समवर्ती सूची में किया गया था। तो जो ऑप्शन आपका डी है एकदम सही उत्तर है। यहाँ पर बात करें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को जैसे कि शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, ये सभी जो हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा न्याय प्रशासन को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताइए। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो परिवर्तन हुआ वो किसके तहत हुआ? तो एक आया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब आया था? 1976 में आया था। इसी के द्वारा जो है प्रस्तावना में बदलाव हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम सही उत्तर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। वो शब्द क्या थे? ये बहुत अधिक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक, ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो यही प्रस्तावना का अंतिम संशोधन है, यानी कि हम कह सकें
प्रस्तावना में कौन सा संविधान संशोधन जो है वह अंतिम था? तो आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इंदिरा गांधी सरकार के समय जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। 1976 के 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। छोटा संविधान किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम ने जो है भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया? तो यहाँ पर जो है जो संपत्ति का अधिकार है वो 1978 में, ठीक है, हुआ था। जो संविधान संशोधन उसको बोलते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसने क्या किया, भाग जो 3 था उसमें संपत्ति का अधिकार था उसको निरस्त कर दिया गया और उसको जो है भाग 12 के अंतर्गत 300, ठीक है, का में रख दिया गया। 300 ए या का में रख दिया गया किसको? संपत्ति के अधिकार को। तो जो ऑप्शन आपका ए है वह एकदम सही उत्तर है। ठीक, और इसको जो है कैसा अधिकार बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है वह 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम सही उत्तर है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है भारत की संसद ने 1992 में अधिनियमित किया था। यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इस संशोधन के तहत जो है स्थानीय स्वशासन के गठन को जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था जो पंचायतों के विषय से संबंधित हैं। भाग 9 जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा जाता है और इसमें जो है जो अनुच्छेद है वो 243 का से लेकर 243 अड़ा तक है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है शहरी स्थानीय स्वशासन के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। ठीक, अगला प्रश्न है के मामले में, ठीक है, किसके मामले में यह कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी उपयुक्त मामले में जमानत देने की शक्ति जो है वह प्राप्त है? तो यहाँ पर बात करते हैं तो जो ऑप्शन आपका सी है, ठीक है, अर्णव मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम सही उत्तर है। रिपब्लिक टीवी, ठीक है, रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्णव गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी उपयुक्त मामले में जमानत देने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनन्य न होकर जो है उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के ही समान है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ, अनुच्छेद 31 ए को जो है किसके द्वारा भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया था? तो ऑप्शन जो सी है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ठीक, यहाँ पर बात करते हैं तो अनुच्छेद 31 ए को संविधान यानी कि प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भारतीय संविधान में जो है समाविष्ट किया गया था। अनुच्छेद 31 ए भारत के लोगों को जो है अपनी संपत्ति को रखने और उसका निपटारा करने का अधिकार देता है जैसा कि वे उचित समझते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, यानी कि एससी, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया और अदर बैकवर्ड क्लास हो गया के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका में जो है पदों को आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की राज्य विधायिका के अधिकार को जो है किसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा माना गया था? तो ऑप्शन जो सी है बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद शाह। ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम सही उत्तर है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था। तो यहाँ पर जो है 2011 में एक संशोधन हुआ था जो कि 97वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या किया गया था, तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए यह संशोधन किया गया था। तो जो ऑप्शन आपका बी है एकदम सही उत्तर है। यहाँ पर बात करें 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था और यह जो है 15 फरवरी 2012 को लागू किया गया था तथा संविधान में परिवर्तन के तहत सहकारिता को संरक्षण देने के लिए 19(1)(c) में संशोधन किया गया और उनसे संबंधित अनुच्छेद 43B हो गया, भाग 9B हो गया को सम्मिलित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर किसके मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। तो बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य, जो ऑप्शन आपका डी है एकदम सही उत्तर है। ठीक, यहाँ पर बात करते हैं इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य 1952। इस मामले में ठीक है, संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने बिहार राज्य और अन्य प्रतिवादियों से यह कारण बताने के लिए एक नियम प्राप्त किया है कि बिक्री के आकलन के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए निषेध या उत्प्रेरणा की प्रकृति में एक रिट क्यों जारी नहीं की जानी चाहिए। बिहार राज्य की ओर से सरकारी प्लीडर और अन्य प्रतिवादियों जिन्हें नियम की सूचना देने का निर्देश दिया गया था द्वारा नियम के विरुद्ध कारण दिखाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि किसी संवैधानिक संशोधन ने जो है मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया था। तो ऑप्शन जो ए है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1900। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, अगला प्रश्न आता है किस संवैधानिक संशोधन ने जो है क्या किया, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की संवैधानिक दर्जा दिया। तो ऑप्शन यहाँ पर जो बी है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी है एकदम सही उत्तर है। यहाँ पर बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो वस्तु एवं सेवा कर से, यानी हम कह सकते हैं जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, 102वां संविधान संशोधन पिछड़े वर्गों के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा। ठीक, 103वां संविधान संशोधन क्या है, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण, यानी कि ईवीएस जिसको कहते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस। ठीक, और यहाँ पर जो है 104वां संविधान संशोधन जो है SC/ST के आरक्षण में वृद्धि, यानी कि जो है 10 साल के लिए फिर वृद्धि की गई। तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 105वां संविधान संशोधन जो है पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु राज्यों को अधिकार दिया जाना। तो यह 105वें संविधान संशोधन में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है। तो जो ऑप्शन डी है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर है। इसके द्वारा जो है एक आता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। इसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक,
और इसको जो है क्या बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको जो है 300 में रख दिया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में हुआ था, दल बदल कानून से संबंधित है और ये जो दल बदल कानून से संबंधित अनुसूची है उसको 10वीं अनुसूची कहते हैं। 54वां संविधान संशोधन जो है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और शर्तों सेवा शर्तों में सुधार से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? ऑप्शन जो ए है एकदम सही उत्तर है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 सही उत्तर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे और इसे संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया और 18 कार्यों सहित जो है निधियों तथा कर्मचारियों के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया गया था। वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसे पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक, अगला प्रश्न है, किसके मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, 6:5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने का अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन जो सी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य एकदम सही उत्तर है। गोलकनाथ बनाम जो है पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6:5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन, ठीक है, मौलिक अधिकारों को जो है समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखती है। अनुच्छेद 368 क्या है, तो संविधान में संशोधन, ठीक है, करने की जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 368 में ही दी गई है। यह निर्णय जो है 11 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया था। 6 न्यायाधीश बहुमत में थे और 5 अल्पतम में थे। इसी मामले में संविधान के अनुच्छेद 13 में यह व्यवस्था कर दी गई है कि संसद द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में कब प्रस्तावित किया गया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था, जिसमें, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और जो है अनुच्छेद किस में रखा गया है, तो अनुच्छेद जो है 21A में रखा गया है ये पॉइंट। ठीक, और कहाँ रखा गया है, तो जो मौलिक कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं, उनमें 11वां जो मूल कर्तव्य है वह यही मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है एकदम सही उत्तर है। यहाँ पर आपने देखा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21A में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, ठीक है, मौलिक अधिकार में किया गया। और नीति निर्देशक तत्व के जो अनुच्छेद 45 है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को, ठीक है, बालकों की देखभाल तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। किसमें, नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको जो है, ठीक है, देखभाल करना, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना, ये दिया गया है। और जो मूल कर्तव्य है 51A में, उसमें 10, ठीक है, टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, उनमें 11वां जो है कौन सा है, यही है। तो ये जो प्रावधान है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो
प्रश्न क्या कहता है, किसके संविधान में पहले 10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स है? तो ऑप्शन जो ए है यूएसए करेक्ट आंसर है। बिल ऑफ राइट्स यानी कि अधिकारों का जो विधेयक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के पहले 10 संशोधनों का सामूहिक नाम है। यह अमेरिकी सरकार की शक्तियों पर जो है रोक लगाते हैं और नागरिकों के लिए जो है कुछ अधिकारों को जो है हमेशा के लिए सुरक्षित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की शुरुआत की, जिसका जो है उद्देश्य अधिशासी मंडल यानी कॉलेजियम प्रणाली को जो है बदलना था। तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है आया था 2014 में, 99वां, ठीक है। भारतीय संविधान में 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य अधिशासी मंडल यानी कि कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था। 8वीं अनुसूची में जैसे कि नमक को जोड़ा गया, नमक यानी कि नेपाली, म से मणिपुरी, का से कोंकणी, इन भाषाओं को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से जो है किसके पास भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है? तो केवल जो है भारत की संसद के पास है। तो जो ऑप्शन आपका सी है वह सही उत्तर है। और यह जिक्र कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 3 में प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है और पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। यह जो है अनुच्छेद 300, ठीक है, अनुच्छेद 3 में कहा गया है, ठीक, भाग 1 में। तो आज की डेट का अपना आखिरी प्रश्न आता है। क्या है प्रश्न? किस केस में जो है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को बरकरार रखा? तो यहाँ पर न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी, ठीक है, सेवानिवृत्त हो चुके बनाम भारतीय संघ और अन्य, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी है आपका सही उत्तर है। निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक हिस्से के रूप में जो है संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, एक हिस्से के रूप में संरक्षित है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ 2017 में निजता के अधिकार को बरकरार रखा। तो जो हमारा आज का सेशन था 40 प्रश्नों का, ठीक है, 40 प्रश्नों का, वह कंप्लीट हो जाता है। और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल